हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम गढ़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास के अंदर हमने क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस देख रहे थे और रिलेशन और फंक्शन चैप्टर के ऊपर आज हमारी यह है थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने बेसिक रिलेशन और फंक्शन चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन देखने के बाद रिलेशन की डेफिनेशन देखी थी, उसके एग्जाम्पल्स देखे थे, उसके बाद में उसके दो टाइप देखे थे, एक एम्प्टी रिलेशन और एक कौन सा देखा था, यूनिवर्सल रिलेशन, और साथ ही उसका एक एग्जाम्पल देखा था। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें। और एक बार अगर किसी स्टूडेंट ने हमारी वो दो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन दो वीडियोस को देखते हुए इस क्लास तक पहुंचे। आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। मैथ्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जहां से पढ़ने लगे वहीं से समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको समझ में आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर तभी समझ में आएगा जब आप फर्स्ट वीडियो से देखते हुए यहां तक आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। ये आपका चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इतना अपन देख चुके थे। ये हमने फर्स्ट क्लास के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज और रिलेशन आप क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं। क्लास 11, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे भी समझाया था। ऐसा नहीं है कि क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं तो मैंने आपको बताया नहीं था। मैंने आपको विद एग्जांपल यहाँ पे पूरा समझाने की कोशिश की थी और साथ में ये भी कहा था कि अगर आप एडवांस देखना चाहते हैं तो क्लास 11th की प्लेलिस्ट के अंदर जाके ये पूरा चैप्टर मैंने करवा दिया, वहां पे देख लें। आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अंदर टोटल 5 पार्ट दिए हुए हैं। मैंने 5 के 5 पार्ट आपको समझाने की क्या की थी, कोशिश की थी। एक सेट लिया था, 2 सेट लिए थे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद ये 5 क्या बनाए थे, सबसेट बनाए थे, और जो सबसेट बने थे वही क्या बने थे, रिलेशन बने थे। फिर हम यहां पे आ चुके थे कल की क्लास में, टाइप्स ऑफ रिलेशन। 11th क्लास में तो सिर्फ इतना दिया हुआ है कि रिलेशन की डेफिनेशन दी हुई है, उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसकी रेंज, डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है। 11th में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। 12th क्लास में ओरिजिनल जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहां से होता है। यहां पे हमने देखा था कि 2 प्रकार के हम अभी तक रिलेशन देख चुके रहते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप्स के। अभी तक हम 2 टाइप्स के रिलेशन देख चुके रहते हैं। एक जो रिलेशन हम देखते हैं ना, वो देखते हैं एम्प्टी रिलेशन। एक रिलेशन तो हम देखते हैं कौन सा, एम्प्टी रिलेशन, और एक हम देखते हैं कौन सा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना जाए, वो रिलेशन मेरा एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। और एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट चले जाएं, वो रिलेशन मेरा कौन सा कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ये जो फर्स्ट एग्जांपल था, ये एग्जांपल एम्प्टी रिलेशन का था और ये एग्जांपल किसका था, यूनिवर्सल रिलेशन का। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन मैंने आपको कल बता दी थी। मैंने कहा था कि दोनों रिलेशन को कई बार क्या कहा जाता है, ट्रिवियल रिलेशन कहा जाता है। ये भी आपको बता चुका था। ये एग्जांपल मैंने आपको पूरा समझाया था लास्ट क्लास के अंदर। और अब अपनी आज की क्लास स्टार्ट होती है यहां से। देखो, ऐसे कहना चाहता है कि जो रिलेशन चैप्टर है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो किसकी है, इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसकी है, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो उसने साफ कहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन विच प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मैथमेटिक्स। यानी कि एक ऐसा रिलेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स के अंदर, वो कौन सा रिलेशन कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। और इसको हिंदी में कहा जाता है तुल्यता संबंध। क्या कहा जाता है, तुल्यता संबंध। एक ऐसा रिलेशन जो मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस रिलेशन को इंग्लिश में इक्विवेलेंस रिलेशन और हिंदी में क्या कहा जाता है, तुल्यता संबंध कहा जाता है। तो एक तो हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं किसकी, इक्विवेलेंस रिलेशन की। आगे वो कहना चाहता है टू स्टडी द इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ने से पहले हम 3 टाइप की रिलेशन पढ़ेंगे। एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव,
एक रिलेशन सिमेट्रिक और एक रिलेशन कौन सा, ट्रांजिटिव। वो ऐसे कहना चाहता है कि वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इक्विवेलेंस रिलेशन ही है, अब होता क्या है वो हम बाद में देखने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, लेकिन वो ऐसे कहना चाहता है ये इक्विवेलेंस जो रिलेशन है इसको मैं बाद में पढ़ने वाला हूं। इसको पढ़ने से पहले हम तीन टाइप के रिलेशन पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक सिमेट्रिक रिलेशन और एक ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब सममित संबंध, और ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब संक्रामक संबंध। तो इसका मतलब आज की क्लास के अंदर हम चार इंपॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य संबंध, सेकंड देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित संबंध, और थर्ड देखने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि तुल्यता संक्रामक संबंध, और फोर्थ देखने वाले हैं कौन सा, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध। तो आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी। इससे पहले हम रिलेशन के दो टाइप पढ़ चुके, एक एम्पिटी रिलेशन और एक कौन सा, यूनिवर्सल रिलेशन। एम्पिटी रिलेशन का मतलब रिक्त संबंध और यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब सार्वत्रिक संबंध। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। अब बात आती है कि ये तो पता लग गया कि पढ़ने वाले क्या क्या हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशंस क्या होंगी, तो मैंने कहा सबर करो डेफिनेशंस भी बता देते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये नोट्स बिल्कुल एनसीईआरटी के हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किए गए हैं। आप अपनी एनसीईआरटी उठाएं और चेक कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर तो आपको दिखाया भी था। बिल्कुल एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किए गए हैं। हमारा टारगेट आपको एनसीईआरटी पे आपकी कमांड को अच्छा बनाना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में टाइटल भी बना रखा है, कंप्लीट मैथमेटिक्स एनसीईआरटी फ्री। हम आपको मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की कंप्लीट एनसीईआरटी करवाने वाले हैं, लाइन बाय लाइन। उसके अंदर दिया गया हर एक एग्जाम्पल, उसके अंदर दिया गया हर एक क्वेश्चन। हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो एनसीईआरटी को ही लेके चल रहे हैं। फ्यूचर में हमने टाइम मिलेगा तो हम एक्स्ट्रा भी देखेंगे, लेकिन एक बार हम एनसीईआरटी को डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्योंकि आपका बेसिक जो स्ट्रांग होगा वो एनसीईआरटी से ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं। याद हो, वो ऐसे कहना चाहता है कि इससे पहले आप दो डेफिनेशन देख चुके। मैंने कहा दो देख ली, दो कौन कौन सी देख ली, तो बोलता है एक डेफिनेशन देख ली आपने एम्पिटी रिलेशन की, एक इसकी डेफिनेशन देख ली एम्पिटी रिलेशन की, और एक इसकी देख ली यूनिवर्सल रिलेशन की। अच्छा, दो देख ली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दो देख ली। बोलते हैं ये आपकी तीसरी डेफिनेशन है। मैंने कहा ठीक है। वो ऐसे कहना चाहता है कोई आपके पास रिलेशन आर है, कोई आपके पास रिलेशन आर है, वो सेट ए पे डिफाइंड है, सेट ए पे डिफाइंड है। मैंने कहा कि कोई भी रिलेशन एक सेट पे डिफाइन तो नहीं हो सकता, कोई भी रिलेशन एक सेट के ऊपर कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता। तो बोलता है एक पे नहीं हो सकता, तो कहां दिक्कत है, दोनों सेट ए ले लो, दोनों सेट क्या ले लो, सेम ले लो। सेम लेने के बाद उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाओ। मैंने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दिया। अगर वो अलग अलग सेट लेता है तो अलग अलग ले लेते हैं, लेकिन एक लेता है तो फिर दूसरा सेट आपको क्या लेना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी रिलेशन एक सेट के ऊपर डिफाइंड ही नहीं होता है। रिलेशन डिफाइंड करने के लिए मिनिमम दो सेट चाहिए। बिल्कुल कहानी समझ में आती है। बोलता है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दिया। इसका जो सबसेट बनेगा वो मेरा बनेगा रिलेशन, इसका जो सबसेट बनेगा वो मेरा बनेगा रिलेशन। ये डेफिनेशन तो मैं आपको फर्स्ट क्लास से बार बार बोलने के लग रहा हूं, और पता नहीं कितनी बार बोल दी कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अगर बी सेट होता तो बी ले लेते, अगर अब सेम सेट है तो ए और ए लेंगे। अब वो ऐसे कहना चाहता है ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा यदि ये रिलेशन मेरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा यदि मेरा रिलेशन इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई। बोलते ये कंडीशन तो मुझे पढ़नी ही नहीं आ रही है, बोले पढ़नी नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना भी सीखेंगे। अगर मेरा रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा।
बोलते इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन मुझे पढ़ना तो नहीं आया, क्या लिखा हुआ है? तो बोलते पढ़ना भी सिखा देंगे, सब्र करो। दूसरी बात सुनो, ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा कब? जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जब ये मेरा इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। बोलते इतनी समझ में आ गई, लेकिन ये कंडीशन समझ में नहीं आ रही, कंडीशन क्या लिखी हुई है? मैंने कहा कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे वो बता देंगे। ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। मैंने कहा कब कहलाएगा? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने कहा ये भी समझ में आ गया, ट्रांजिटिव कहला लेगा, लेकिन ये कंडीशन समझ में नहीं आ रही। तो पहली बात तो एक बात तो समझ में आ गई, क्या रिलेशन के हम तीन टाइप पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब कहलाएगा? जब इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। कोई भी रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव कब कहलाएगा? जब इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। अब अगर मैं आपको तीन कंडीशन और समझा दूं ये, तो मेरा काम हो गया। अगर मैं कैसे भी जुगाड़ लगा के आपको ये तीनों कंडीशन समझा देता हूं, तो फिर मेरा काम हो गया। सबको समझ में आती है कहानी? अब भाई तीन कंडीशन और समझा लेते हैं। पहली कंडीशन देखते हैं पहले। वो कहना चाहता है कि रिफ्लेक्सिव बनने के लिए ना ए कोमा ए आर में आने चाहिए। ए कोमा ए किस में आने चाहिए? आर में। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। बोले ये कहानी समझ में नहीं आई मुझे। तो मैंने कहा कहानी समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझा देते हैं। मैंने एक काम किया, एक सेट ए लिया, उसमें मैंने दो ले लिए, एक एलिमेंट 1 ले लिया, एक एलिमेंट 2 ले लिया। बिल्कुल कहानी समझ में आती है। अब भाई दूसरा सेट मुझे सेम ही लेना होगा, तो उसमें भी मैंने ले लिए 1 और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा। मैंने कहा बिल्कुल कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट जाएंगे? मैंने कहा आप ही बता दो कितने जाएंगे, मैं तो बहुत बार फॉर्मूला बता चुका। दो एलिमेंट उसमें, दो एलिमेंट इसमें, टोटल 4 जाएंगे, और वो भी ऑर्डर्ड पेयर में जाएंगे। मैंने कहा ऑर्डर्ड पेयर में तो जाएंगे, मुझे कहा नहीं पता इतनी, तो इतनी पता है तो फिर दिक्कत ही कहां है? ये लो। मैंने कहा ठीक है। अब इसमें से मुझे एक सबसेट बनाना है, यानी कि एक रिलेशन बनाना है। एक रिलेशन मुझे बनाना है। अब वो रिलेशन में इस कंडीशन को देखते हुए बनाता हूं एक बार के लिए। मैंने के रिलेशन के अंदर या इस सबसेट के अंदर सिर्फ ये दो एलिमेंट ले लिए एक बार के लिए। पहली बात तो चेक करो कि ये आर इसका रिलेशन है क्या? ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये बाद की बातें हैं। पहले मुझे इतना बताओ क्या ये रिलेशन तो है क्या? मैंने कहा बिल्कुल रिलेशन है। आपको कैसे पता लगा? मुझे पता ऐसे लगा क्योंकि आर सबसेट है इसका, क्योंकि आर के दोनों एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में है, और जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है। बिल्कुल, इतना तो मुझे पता आ रहा है। तो इसका मतलब आर इसका सबसेट है, और आर इसका सबसेट है, मतलब आर इसका क्या है? रिलेशन है। अब बात आती है रिलेशन तो है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है ये और बता दो। मैंने कहा ये और बता देते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस कंडीशन को ध्यान से देखो। ये कंडीशन बोलती है ए कोमा ए जैसे आर में होनी चाहिए। ए कोमा ए जैसे मतलब दोनों सेम आर के अंदर होनी चाहिए। 1 1 2 2 1 1 2 2, बोलते ऐसे तो है आर के अंदर। तो बोलता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट ए सेट के अंदर ना उन सब के लिए, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना सब के लिए होने चाहिए। मैंने कहा ए सेट के अंदर दो ही एलिमेंट है 1 और 2, तो 1 1 भी आ गया और 2 2 भी आ गया। इसका मतलब ये आर मेरा बन गया रिफ्लेक्सिव। ये आर मेरा क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव। अगर मान लो मैं एक काम और करूं, मैं ऐसा बनाऊं, एक बार मेरी कहानी सुनो।
पहली बात तो ये रिलेशन तो है क्योंकि ये सबसेट है। अब ये रिफ्लेक्सिव है क्या? मैंने कहा ए कोमा ए जैसे आर में होनी चाहिए, 1 1 तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई। ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के अंदर जितने एलिमेंट है सबके नहीं है। इसके अंदर ए के अंदर 1 है तो इसके अंदर 1 1 तो आ गया, लेकिन ए के अंदर 2 भी है। क्या इसमें 2 2 आया क्या? क्या इसमें 2 2 आया क्या? इसमें 2 2 तो नहीं आया, और इसमें 2 2 नहीं आया, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या? तो थोड़ा मोटा मोटा तो समझ में आ गया। अब रीड करना आ गया क्या? कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा जब ए कोमा ए जैसे एलिमेंट किसमें बिलोंग करेंगे? आर में बिलोंग करेंगे। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना उनके सेम के ऑर्डर्ड पेयर बनने मिलने चाहिए किसके अंदर? आर के अंदर। और मैंने एग्जांपल लेके आपको समझा दिया। बोले थोड़ी बहुत तो कहानी समझ में आ गई, थोड़ी बहुत आ गई तो बाकी कवर हो जाएगी। कहां दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत है तो बताओ, आगे कंटिन्यू करें। बोलते रिफ्लेक्सिव तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया। क्या समझ में आया? मैंने कहा कि आपके पास कोई भी एक सेट है, उसके ऊपर रिलेशन आपका डिफाइन है, वो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा जब जब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए किस में बिलोंग करें? आर में बिलोंग करें। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए के एलिमेंट है ना, जहां पे स्मॉल ए एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। मैंने पहले बताया सेट जो रहता है ना उसके एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो स्मॉल ए है ना, ये सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कैपिटल ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब सेट को बाहर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में। अब बात आती है यहां पे वो 1 ही लिख देता, 1 बिलोंग्स टू ए। अब भाई मैं 1 लिख देता, लेकिन अगर इस सेट में 50 एलिमेंट होते तो क्या एक के बारे में लिखता? क्या 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए? बोलते नहीं, कॉपी बढ़ जाती। तो फिर इसीलिए क्या किया जाता है, सब एलिमेंट को कॉमन एलिमेंट बोल दिया जाता है, और क्या तो स्मॉल ए बोल दिया जाता है, स्मॉल एक्स बोल दिया जाता है, कुछ भी बोल दिया जाता है। समझ गए क्या कहानी? इसीलिए इन सारे एलिमेंट्स को कॉमन एलिमेंट बोल दिया जाता है, और क्या लगा दिया जाता है वहां पे? स्मॉल ए या फिर स्मॉल एक्स। समझ गए क्या कहानी? तो बोलते मेरे को रिफ्लेक्सिव तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया तो ऐसे मान लो अपनी नैया पार पड़ गई। अब चलते हैं आगे की तरफ। बोलते हैं रिफ्लेक्सिव समझा दिया, सिमेट्रिक और समझा दो। मैंने कहा सिमेट्रिक को समझा देते हैं, लो टेंशन क्यों लेते हो। तो बोलते हैं एक काम करो, एक सेट ए लो, उसके अंदर इस बार एक बार के लिए आप फिर से एलिमेंट ले लो, 1 2 3 ले लो एक बार के लिए। एक दूसरे सेट भी 1 2 3 लेना होगा, क्योंकि सेम सेट के ऊपर डिफाइन करना होता है, हमेशा ध्यान रखना। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे। बोले कितने एलिमेंट जाएंगे? मैंने कहा आपको भी तो पता होगा कितने जाएंगे। 3 इंटू 3 कितने जाएंगे? 9 जाएंगे। मैंने कहा कौन कौन से जाएंगे बना के बता दो। मैंने कहा बता देते हैं, हालांकि मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी बार बार बता देता रहूं ना। आगे मेरे पास जगह नहीं, मैं नीचे लिख देता हूं। ये लो भाई, बोलते हैं इसका एक सबसेट बनाओ। मैंने कहा सबसेट में बना देता हूं, अब भी लो 1 मिनट लगती है। यानी कि एक रिलेशन बनाओ, सबसेट, सबसेट ही तो रिलेशन होता है। अब भी बना देते हैं, लो भाई। ये लो, पहली बात तो चेक करो क्या ये इसका रिलेशन है क्या। पहली बात तो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, वो बाद की बातें हैं। पहले तो मुझे इतना बताओ क्या रिलेशन तो है क्या। मैंने कहा कि अगर ये इसका सबसेट बनेगा तो रिलेशन होगा। क्या ये आर के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल है, मतलब आर सबसेट है, और जो सबसेट होता है वही क्या होता है? रिलेशन होता है। तो मतलब आर मेरा रिलेशन तो है। अब बात आती है सिमेट्रिक है क्या। पहले एक बार फिर से, सॉरी, रिफ्लेक्सिव है क्या। पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो ए के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 1 1 भी इसमें, 2 2 भी इसमें, 3 3 भी इसमें। बोले तीनों के मिल गए पेयर, तीनों के पेयर मिल गए। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात, और बहुत अच्छी बात तो मतलब ये मेरा आर बन गया रिफ्लेक्सिव। बोलते हैं आर मेरा रिफ्लेक्सिव तो बन गया।
बोलते हैं आर मेरा सिमेट्रिक है क्या? अब सिमेट्रिक का बताओ। मैंने कहा सिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले, मुझे पहले डेफिनेशन तो पढ़नी समझाओ। मैंने कहा कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन तब कहलाता है यदि A1 A2 मेरे पास आर में बिलोंग कर रहा है। A1 A2 मेरे पास आर में बिलोंग कर रहा है, तो A2 A1 भी मेरे पास आर में बिलोंग करना चाहिए। बोलते ये तो समझ में नहीं आया। जैसे कि मान लो मैंने यहां पे बोला कि मेरे पास 2 1 है, ये 2 1 मेरे आर में है, तो इसको मैं एक बार के लिए A1 बोल देता हूं, इसको मैं एक बार के लिए A2 बोल देता हूं। तो A1 A2 मेरे पास आर में है, तो इसका अगर A2 A1 बनाओगे तो क्या बनेगा 1 2। तो क्या मेरे पास 1 2 आर में नहीं है क्या? तो क्या मेरे पास A2 A1 आर में है या नहीं है? मैंने कहा आर में है ये भी। अगर मेरा A1 A2 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो और मेरा A2 A2 A1 भी किस में बिलोंग करना चाहिए? आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब तो ये आर मेरा क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। तब तो ये आर मेरा क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाता। अगर मान लो ऐसा होता, आपके अंदर से ये एलिमेंट हट जाता एक बार के लिए मान लो, और ऐसा होता, अब A1 A2 तो आर के अंदर है, लेकिन क्या A2 A1 भी आर के अंदर है क्या? क्या 1 2 आर के अंदर है क्या? मैंने कहा नहीं है। नहीं है तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक बनता क्या? मैंने कहा ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं बनता। ये रिलेशन क्या नहीं बनता? सिमेट्रिक। बोलते थोड़ी बहुत तो कहानी समझ में आई। मैंने क्या, फिर से समझ लो। अगर मेरा ये ना A1, पहली बात तो ऐसा लिखा जाएगा, ये थोड़ी टाइपिंग है, A1 A2 ऐसा आएगा पहली बात तो ना, तो आप इसको थोड़ा एरर देख लेना, ये टाइपिंग में थोड़ा हो जाता है ना। अगर मेरा A1 A2 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मेरा A2 A1 भी किस में बिलोंग करना चाहिए? आर में। और अगर किसी आर के अंदर ऐसा है तो वो आर मेरा क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, या फिर सम्मित संबंध कहलाता है। कहानी समझ में आ गई क्या? मैंने कहा ये भी समझ में आ गई, थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई। थोड़ी बहुत समझ में आ गई तो लास्ट बचा है ट्रांजिटिव रिलेशन, और ट्रांजिटिव और बता देते हैं। बोलते ट्रांजिटिव और बता दो, फिर मेरा तो काम हो गया। मैंने कहा भी लुको, मैं एक रिलेशन आर बनाता हूं। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ना। आ जाओ भाई। मैंने पहले एक रिलेशन बनाया अपनी मर्जी से, अपने, आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, कुछ जरूरी नहीं है बिल्कुल मैंने बनाया वही बनाया हो आप भी, है ना। बोलते ठीक है, पहले तो चेक करो कि ये रिलेशन तो है क्या। मैंने कहा अगर ये सबसेट होगा इसका तब तो ये रिलेशन होगा। क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर है क्या? मैंने कहा 1 1 भी ये रहा, 2 2 भी ये रहा, 2 1 ये रहा, 1 2 ये रहा, 2 3 ये रहा, और 1 3 ये रहा। मतलब ये आर इसका सबसेट है, और आर इसका सबसेट है, मतलब आर मेरा रिलेशन तो है। मैंने कहा आर रिलेशन है तो पहले चेक करो रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव के लिए ए के तीनों एलिमेंट का पेयर बनना चाहिए। 1 1 इसमें है, 2 2 इसमें है, भाई 3 3 भी है इसमें? 3 3 तो नहीं है। मैंने कहा 3 3 नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये तो हो रही है लेकिन ये नहीं हो पा रही। मैंने कहा ये नहीं हो पा रही तो गलत बात, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। बोलते हैं सिमेट्रिक है क्या? मैंने कहा सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। 2 1 इसके अंदर है, 1 2 भी इसके अंदर है, मतलब A1 A2 का A2 A1 है, इसका तो है। अगर 2 1 इसके अंदर है तो 1 2 भी है, लेकिन
ऐसे नहीं करना है कि एक एलिमेंट का देख लो तो। अब इसमें 1 3 है, क्या इसके अंदर 3 1 है क्या कहीं पे? इसमें 1 3 तो है, क्या इसमें 3 1 है क्या? इसमें 2 3 तो है, लेकिन क्या 3 2 है क्या? देखो, फॉर ऑल A1 बिलोंग्स टू A2 बिलोंग्स टू A। कहीं इसको देख लो कि 1 2 1 का 1 2 तो है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फॉर ऑल, सबके लिए, फॉर ऑल। डेफिनेशन में देखो साफ उसने लिखा है फॉर ऑल, सबके लिए, फॉर ऑल। 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, तो मैंने कहा इसका मतलब ये मेरा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बोले ट्रांजिटिव और बता दो, मैंने कहा ट्रांजिटिव बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिटिव बोलता है यदि मेरा A1 और A2 R के अंदर है, इसके साथ ही यदि मेरा A2 और A3 मेरा R के अंदर है, तो मेरा A1 और A3 किसके अंदर होना चाहिए? R के अंदर। बोले ये तो कहानी समझ में नहीं आई, मैंने कहा भी समझा देते हैं। अगर मेरा 1 2 R के अंदर बिलोंग करता है, अगर मेरा 2 3 R के अंदर बिलोंग करता है, इसको मैंने एक बार के लिए A1 बोल दिया, इसको मैंने एक बार के लिए A2 बोल दिया। ये मेरा A2 है क्योंकि ये भी 2 ये भी 2, और ये मेरा हो गया A3। तो अगर मेरा A1 A2 R के अंदर बिलोंग करता है, यदि मेरा A2 A3 R के अंदर बिलोंग करता है, तो मेरा A1 A3, A1 A3 भी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए? R में। A1 A3 का मतलब 1 3, 1 3 भी मेरा किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए? R में। चेक कर लेते हैं। 1 2 मेरा R में, 2 3 मेरा R में, क्या 1 3 भी मेरा R के अंदर है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है, और बिल्कुल है तो मतलब ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये रिलेशन मेरा कौन सा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव। बोले इसमें तो दिमाग ही घूम गया। मैंने कहा पहली बार कर रहे हैं तो एक बार तो दिक्कत आएगी, बड़ी टिपिकल काम है ना, लेकिन मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल करवा दूंगा कि आपके लिए एक प्रकार का गेम हो जाएगा ना। जितने भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिए हैं वो सारे करवाऊंगा, जितने भी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे करवाऊंगा। इसके अलावा आप किसी और क्वेश्चंस करते हैं और उनमें आपको डाउट आता है तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है भैया ना? एक पानी वानी पी लो, अभी मैं पानी वानी पी लेता हूँ। पानी वानी पी लो आप भी, है ना एक बार। तो एक काम आप हमारे लिए इतना करें कि हम आपसे कंटिन्यू रूप से जुड़े हुए हैं, आपके लिए लगातार अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं हमारी इस समय, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें जिससे उनको भी इसका क्या मिले? बेनिफिट मिले। अपने ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलोनी फ्रेंड्स के साथ मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करवाऊंगा हमारे चैनल के ऊपर, और वो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ठीक इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको काम निकालने के हिसाब से करवा दी जाए, बिल्कुल नहीं। एक चैप्टर के ऊपर हम कम से कम भी 20 से 25 वीडियो बना रहे हैं। हम चाहते तो 2 शॉर्ट करवा के इसको 1 घंटे के इसको कंप्लीट कर सकते थे, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं ना। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जैसे स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है ठीक उसी पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं आपको ना, और वो भी पूरा फ्री में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोलते हैं थोड़ा बहुत तो मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आया? मैंने कहा रिफ्लेक्सिव में मुझे ये समझ में आया कि A, मेरे R में बिलोंग करने चाहिए, वो भी A के सारे एलिमेंट्स के लिए। बोलते बिल्कुल। सिमेट्रिक में क्या समझ में आया? सिमेट्रिक में समझ में आया यदि A1 A2 मेरे R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो A2 A1 भी मेरे किस में बिलोंग करने चाहिए? R में बिलोंग करने चाहिए। बोलते ट्रांजिटिव में क्या समझ में आया? मैंने कहा ट्रांजिटिव में ये समझ में आया अगर मेरा A1 A2 R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, A2 A3 यदि मेरे R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो A1 A3 भी मेरे किसके अंदर बिलोंग करने चाहिए? R के अंदर क्या करने चाहिए? बिलोंग करने चाहिए। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ गई, थोड़ी बहुत समझ में आ गई। तो एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है वो और समझा देते हैं। मैंने कहा आगे चलो, पहले डेफिनेशन देख लो। एग्जांपल आगे दिया हुआ, आगे बताएं। बोले अब तक हम कितनी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं? मैंने कहा बताऊं कितनी पढ़ चुके। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एमपीटी रिलेशन की। बोले फिर कौन सी पढ़ी थी? मैंने कहा फिर पढ़ी थी यूनिवर्सल रिलेशन की।
मैंने कहा फिर कौन सी पढ़ी थी, मैंने कहा फिर पढ़ी थी हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। मैंने कहा फिर कौन सी पढ़ी थी, फिर पढ़ी थी हमने सिमेट्रिक रिलेशन की। मैंने कहा फिर कौन सी पढ़ी थी, फिर पढ़ी थी हमने ट्रांजिटिव रिलेशन की। उस तीनों को एक साथ बोल दिया इन्होंने, एक डेफिनेशन के अंदर दे दिया। मैंने कहा कि अब डेफिनेशन कौन सी की बारी आएगी, 4 की, क्योंकि इन तीनों को एक साथ दे दी उसने। अलग अलग करके देना चाहता तो अलग अलग भी दे सकता था, लेकिन तीनों डेफिनेशन को एक ही नाम दे दिया। मैंने कहा कौन सी डेफिनेशन आएगी, अब डेफिनेशन आएगी मेरी 4 डेफिनेशन मेरी आती है किसकी, इक्विवेलेंस रिलेशन की। 4th डेफिनेशन मेरी कौन सी आएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। फोर्थ डेफिनेशन मेरी कौन सी आने वाली है, इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने कहा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहलाता है, तो मैंने कहा कि पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको स्टार लगाओ सब। ये डेफिनेशन आपसे पेपर के अंदर सीधी पूछी जा सकती है कि इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन बताओ, तो आपको ध्यान होनी चाहिए डेफिनेशन। बोलता है कि ये डेफिनेशन मुझे समझ में नहीं है, मैंने कहा पढ़ी नहीं, समझ में कहां से आएगी भी बता देते हैं। कोई रिलेशन है आपके पास R, ये रिलेशन आपका यदि रिफ्लेक्सिव हो, ये रिलेशन यदि आपका सिमेट्रिक भी हो, साथ ही ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। If a relation is reflexive, symmetric and also transitive, then this relation is said to be equivalence relation. A relation R is set, a set पे define है, is to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. कोई रिलेशन R रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा कब, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, जब वो सिमेट्रिक हो और जब वो कैसा हो, ट्रांजिटिव हो। बिल्कुल कहानी समझ में आ गई। बोलते ये डेफिनेशन तो आसान ही थी, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं पड़ा। मैंने कहा बिल्कुल समझ तो पहले चुके, रिफ्लेक्सिव समझ चुके, सिमेट्रिक समझ चुके, ट्रांजिटिव समझ चुके, और ये जो तीनों को सेटिस्फाई आर करेगा वो आर ही क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस। तो पहली बात तो इसको इंपॉर्टेंट लगा के बॉक्स में बंद कर लो इस डेफिनेशन को। मैंने कहा इतना तो बच्चों की तरह खेल ही चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कंटिन्यूटी बनाए रखनी होती है। कंटिन्यूटी तो मैथ्स में बनाए ही रखनी होगी। मैथ्स में क्या, मेरे अकॉर्डिंग तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर कंटिन्यूटी आपके लिए नेसेसरी है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ। आज बस ये एक लास्ट एग्जांपल और समझा दो, उसके बाद काम हो जाएगा। मैंने कहा कि लास्ट एग्जांपल और समझा देते हैं आज आपको, उसके आगे का कल देख लेंगे। तो ठीक है, बोले आज ये लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। किसका, देखते हैं किसका। इससे पहली बात तो ये एग्जांपल 2 है, एग्जांपल 1 हम कर चुके हैं। एग्जांपल 1 किसका किया था, एम्प्टी रिलेशन और किसका, यूनिवर्सल रिलेशन का। ये एग्जांपल 2 है और ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। एग्जांपल क्या बोलता है देखते हैं। एग्जांपल बोलता है कि आप एक सेट लो, उसको उसने नाम नहीं दिया, मैं नाम दे देता हूं 1 2 3। बोलते हैं इसके ऊपर एक रिलेशन आर डिफाइन करो। मैंने कहा गलत बात, एक सेट के ऊपर तो आर डिफाइन ही नहीं होता, कम से कम कितने सेट चाहिए, 2। तो बोलते 2 नहीं दिए तो दिक्कत कहां है, दोनों सेम सेट ले लो। उसने कहा कि रिलेशन डिफाइन करना है, मैंने कहा रिलेशन पहले डिफाइन नहीं होगा, कभी रिलेशन पहले डिफाइन नहीं होगा, पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करना होगा। मैंने कहा कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए तो मुझे करना आता है, अभी हम कर भी चुके, वही है। बोले कितने एलिमेंट जाएंगे, मैंने कहा 9 जाएंगे। बोले कौन कौन से जाएंगे, ये लोग। आगे मेरे पास जगह नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं। बोलते 9 एलिमेंट चले गए। बोलते अब रिलेशन बनाओ, मैंने कहा अब रिलेशन बना देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब रिलेशन बना देंगे। बोलते रिलेशन मैं खुद से बनाऊंगा। बोले नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है, रिलेशन वो खुद दे रहा है। बोलते क्या रिलेशन है, बोले ये रहा।
1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 और कर्ली ब्रैकेट बंद। अब बुक वाला पूछना चाहता है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, मैंने कहा भी चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। मैंने कहा भी चेक कर लेते हैं, पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव क्यों है। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कोमा ए आर के अंदर जानी चाहिए, ए कोमा ए किसके अंदर जानी चाहिए, आर के अंदर। बोलते इतनी डेफिनेशन होती है, मैंने कहा इतनी नहीं होती, जितने भी ए के अंदर एलिमेंट है ना वो सारे के लिए। बोलते ए के अंदर कितने एलिमेंट, 3, 1 2 3, तो 1 1 आर के अंदर होना चाहिए, 2 2 आर के अंदर होना चाहिए, 3 3 आर के अंदर होना चाहिए। मैंने कहा 1 1 आर के अंदर है, 2 2 आर के अंदर है, 3 3 आर के अंदर है। बोलते बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, तो मेरा रिलेशन बन गया रिफ्लेक्सिव। पढ़ के देख लो, आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस 1 1 2 2 एंड 3 3 लाई इन आर। किसके अंदर लाई कर रहे हैं, आर के अंदर, या फिर बिलोंग कर रहे हैं, लाई बोल दो चाहे बिलोंग कर दो। मैंने कहा सिमेट्रिक क्यों नहीं है, मैंने कहा सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है ये, अगर मेरा A1 और A2 आर के अंदर है तो मेरा A2 और A1 भी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर। अगर ऐसा होता है तब तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। बोले चेक कर लेते हैं, इसमें ध्यान से देखो 1 2 आर के अंदर है, लेकिन क्या भाई 2 1 आर के अंदर है क्या, 2 1 का ही नजर आ रहा है क्या, मैंने कहा नहीं नजर आ रहा। तो बोलते आगे और चेक करो, 2 3 आर के अंदर है क्या, 3,2 आर के अंदर है क्या, मैंने ये भी नहीं है। बोलते एक के छोड़ो इसके अंदर, तो दोनों के नहीं है। मैंने कहा दोनों के क्या, एक के होते तो भी सिमेट्रिक नहीं होता, और इस प्रकार से ये सिमेट्रिक नहीं है। बोलते पढ़ के देख लो, 1,2 तो आर के अंदर है, लेकिन 2, आर के अंदर नहीं है, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये साइन है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब आर के अंदर है, डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब आर के अंदर नहीं है। ये बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू के साइन नहीं पता है तो 11th क्लास के अंदर मैंने पूरा समझाया है, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में पूरा बनाया, वहां पे पूरा सेट के अंदर पढ़ के आओ। और वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पते होंगे, क्योंकि ये बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू 11 के अंदर हम खूब पढ़ते हैं ना। बोलते हैं ये भी समझ में आ गया, मैंने कहा ये भी समझ में आ गया, तो ट्रांजिटिव की कहानी और बची है, ट्रांजिटिव की कहानी और बता देते हैं। बोलते हैं ट्रांजिटिव क्या बोलता है, मैंने कहा ट्रांजिटिव ये बोलता है अगर मेरा A1, A2 आर के अंदर है, अगर मेरा A2, A3 आर के अंदर है, तो मेरा A1, A3 भी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। मैंने कहा मुझे तो समझ नहीं आया, 1, 2 मेरा आर के अंदर है, 2, 3 मेरा आर के अंदर है, तो 1, 3 मेरा किसके अंदर होना चाहिए था, आर के अंदर। 1, 2 मेरा आर के अंदर है, A1, A2, A2, A3, तो 1, 3 मेरा किसके अंदर होना चाहिए था, आर के अंदर। मुझे कहीं भी 1, 3 नजर नहीं आ रहा, और 1, 3 नजर नहीं आ रहा, मतलब ये मेरा ट्रांजिटिव नहीं है। 1, 2 मेरा आर के अंदर बिलोंग करता है, 2, 3 मेरा आर के अंदर बिलोंग करता है, लेकिन मेरा 1, 3 आर के अंदर बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू, और डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब ये मेरा ट्रांजिटिव नहीं है। इस प्रकार से आज की क्लास के अंदर हमने 4 डेफिनेशंस देखी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशंस के मैंने हर एक के आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया, बिल्कुल डिटेल में समझाया। एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल दिया हुआ था वो भी समझाया। मैथमेटिक्स के अंदर इनको कैसे रीड करते हैं, इन प्रॉपर्टीज को मैंने आपको ये भी रीड करना बताया। फॉर ऑल का मतलब भी मैंने आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कि कल की क्लास के अंदर हम आपके और एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव से बिलोंग करेंगे। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है जो भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव से बिलोंग करेगा। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है जो भी किससे बिलोंग करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से। ये एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 1.1, वो पूरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर दिया गया हर एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही यदि अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। हमारा कंटेंट आपको वाकई में लग रहा है अच्छा है, आपके लिए यूजफुल है, फ्यूचर में आपके किसी काम आने वाला है, आपका टाइम वेस्ट हमसे नहीं हो रहा है, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। हमारा मोटिवेशन भी जरूरी है। अगर हम व्यूज अच्छे आएंगे, आप लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, तो हम कंटिन्यू बिल्कुल शेड्यूल्स के साथ आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे।
हमारी टीम और मैं आपके साथ लगातार मेहनत करने में लगे हुए हैं, हम मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपके एग्जाम वाले दिन तक आपके साथ रहूंगा। ठीक है, तो भाई किसी ने अब तक चैनल नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, आप किसी भी प्रकार की क्यूरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स से हमसे पूछें। जब तक आप लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा तो हम इसी प्रकार कंटिन्यू करते रहेंगे। आप हमसे पूछें, हमें आपके सजेशंस अच्छे लगेंगे तो उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, और आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो भी आप हमसे पूछें। आप जब तक हमसे बोलेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा, है ना। ठीक है भाई, जुड़ने की कोशिश करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।